नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, जिससे उन्होंने रशिया, भारत और चाइना के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चाइना के लिए डीपेस्ट और डार्केस्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि उन्होंने भारत और रशिया को चीन के हाथों खो दिया। आज आपको यह बताएंगे कि इस बयान के जरिए ट्रंप कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद हम भारत के एक्सपोर्ट की बात करेंगे। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत दूसरे रास्ते निकाल रहा है और अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी को लेकर यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। इस बातचीत में भारत और ईयू के बीच, सोचिए, यूरोप के तमाम देश जिस यूरोपियन यूनियन में हैं, उन सब के साथ एक बार में भारत का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होने के साफ संकेत हैं। इसके बाद उस सुनहरे मौके की बात करेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। यह मौका है जीएसटी कम होने के बाद स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने का। एक अनुमान के मुताबिक दिवाली पर भारत के लोग 5,20,000 करोड़ की खरीदारी कर सकते हैं। सोचिए, अगर इन सामानों में स्वदेशी की हिस्सेदारी ज्यादा हुई तो अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर? आज मैं ब्रिटेन में अच्छी खासी हिंदू आबादी वाले शहर लेस्टर के बारे में बताऊंगी, जहां इस बार हिंदू समुदाय के लोगों को दिवाली पर भव्य कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली है, जिसे लेकर वहां हंगामा शुरू हो गया है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया, भारत और चाइना के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाती हूं कि आखिर उन्होंने ट्रूथ सोशल पर इन तीनों देशों को लेकर क्या लिखा है। वो चाइना के लिए डीपेस्ट और डार्केस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और इनका मतलब आखिर क्या है। तो आइए इस पोस्ट में, क्योंकि मैं वो पोस्ट खुद भी लेकर आई हूं आपको दिखाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप, ये हमेशा चर्चा होती है ना कि सुबह सुबह उठने के बाद कुछ ना कुछ वो लिखते हैं, बोलते हैं भारत के खिलाफ या अन्य देशों के खिलाफ। तो ये है उनका ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने तस्वीर डाली है शी जिनपिंग की, चाइनीज राष्ट्रपति की, व्लादिमीर पुतिन रशियन राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और लिखा है लुक्स लाइक वीव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। ऐसा लगता है कि हमने भारत और रशिया को सबसे गहरे, सबसे अंधकारमय चाइना के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। ये देखिए, ये है मेरे हाथ में वो पोस्ट जो आज उन्होंने कहा। ये साफ साफ बताता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो इधर उधर की बात। यहाँ उन्होंने चाइना के लिए डीपेस्ट और डार्केस्ट शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें डीपेस्ट का मतलब होता है सबसे गहरा और डार्केस्ट का मतलब होता है सबसे अंधेरा। ये शब्द मुहावरे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाइना को एक खतरनाक देश बता रहे हैं और अमेरिका विरोधी बता रहे हैं, और यही उनकी मंशा है कि वो ये दिखाएं कि देखिए भाई, ये दोनों देश तो इस वक्त चाइना के साथ हैं, एक खतरनाक देश है चाइना, और ये वो हमेशा से करते आए हैं। अमेरिका विरोधी ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं वो, और ये बताना चाहते हैं कि अब भारत और रशिया भी ज्यादा शायद चाइना के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। इसके अलावा उनका जो प्रॉस्परस फ्यूचर की वो बात करें, जो शब्द आपने देखा, ये वाला वाक्य जो है असल में एक व्यंग्य है, ऐसा लगता है। राष्ट्रपति ट्रंप की असली चिंता यह है कि अमेरिका एशिया में चाइना को रोकने के लिए भारत और रशिया का सहयोग खो रहा है। और आखिर में अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ये जो तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट की है, ये साल, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक, ये साल 2017 के ब्रिक्स समिट की है, यानी पुरानी तस्वीर निकालकर उसको पोस्ट करके टारगेट कर रहे हैं। उस वक्त चाइना के शियामिन जो शहर है, उसमें इसके वार्षिक समिट का आयोजन हुआ था और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस सम्मेलन में पूरी दुनिया ने देखी थी। सोचने वाली बात यह है कि इस हफ्ते चाइना में जो एससीओ समिट हुआ, उसकी तस्वीर राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट नहीं की, बल्कि वो 8 साल पुरानी तस्वीर निकाल कर लाए हैं। और अब शायद राष्ट्रपति ट्रंप को यह एहसास हो गया है कि भारत और रशिया उनके साथ नहीं।
राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के कई गहरे मायने हो सकते हैं, उसको समझिए। भारत ने भले अब तक चाइना, रशिया और अमेरिका से रिश्तों को लेकर संतुलन बनाकर रखा, लेकिन अमेरिका आज से यही मानेगा कि हम चाइना के खेमे में हैं, तो एक साथ रंग भरने के। हमें चाइना के खेमे में गिरने का एक मतलब है, समझिए क्यों वो रशिया, चाइना और साथ में इंडिया एक खेमे में वो डाल रहे हैं। इस खेमे में डालने का मतलब एक है कि अमेरिका हमें अपने दुश्मन देश चाइना का सहयोगी मानेगा और यही रंग देने की कोशिश है, जो कि पूरी तरह से गलत है, सच नहीं है। आइए आपको लेकर चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि आखिर इस पोस्ट के पीछे की मंशा क्या है। क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भारत, रशिया और चाइना को एक साथ दिखाते हैं, तो वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम चीन के खेमे में हैं, दुश्मन देश के खेमे में हैं। यहां पर देखिए, चीन, रशिया, अमेरिका से भारत का एक संतुलन, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत कभी भी चाइना के उस काउंटर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बना जिसमें चाइना हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका को निशाना बनाए। हमने इस मामले में चाइना से एक निश्चित दूरी बनाकर रखी है और एससीओ समिट में भी भारत इसलिए गया क्योंकि हम इसके स्थायी सदस्य हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। हम वहां पर विक्ट्री डे परेड के लिए नहीं रुके। देखिए, साल 2014 में ब्राजील का ब्रिक्स समिट, 2016 में चीन का G20 समिट, 2016 में चाइना का G20 समिट, 2017 में कजाकिस्तान का एससीओ समिट, 2017 का ही जर्मनी वाला G20 समिट, 2017 में चीन का ब्रिक्स समिट, 2019 में ब्राजील का ब्रिक्स समिट, 2024 में देखिए ये जो आंकड़े हैं, ब्रिक्स नंबर्स है, ब्रिक्स समिट रशिया का, वर्ष 2025 में अब जो एससीओ समिट चाइना में हुआ है। ये तमाम ऐसे समिट्स हैं जिसमें भारत जाता रहा है। अब कौन कौन से दुश्मन देश पहुंच रहे हैं या कौन कौन से स्थायी दोस्त पहुंच रहे हैं, ये सब मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये गुट और इन समिट्स के जरिए आपकी कूटनीति तय होती है, आपका फॉरेन ट्रेड तय होता है। और इसीलिए चाहे ये तमाम वर्ष जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ब्राजील, चीन, कजाकिस्तान से लेकर हर देश, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो, चाहे वो रशिया क्यों ना हो, जर्मनी, ब्राजील, चाइना, 2 बार इन सब में पीएम गए। प्रधानमंत्री मोदी हर बार इन सम्मेलनों का हिस्सा बने हैं और इनमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मौजूदगी रही। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन सम्मेलनों में जा रहे थे, लेकिन अब जाकर अमेरिका को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम चाइना के साथ जाकर खड़े हो गए? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं शी जिनपिंग से और व्लादिमीर पुतिन से। लगभग हर वर्ष की तस्वीरें जहां पर एससीओ समिट में पीएम गए हैं, उसमें आपको इन तीनों की तस्वीरें साथ दिखेंगी। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप क्यों पोस्ट कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनकी बहुत आलोचना हो रही है अमेरिका में, और उस आलोचना से बचने के लिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुश्मन के खेमे में भारत दिख रहा है। हकीकत यह है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ एससीओ समिट में शामिल होने के लिए भारत पर चीन के खेमे में जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनके सलाहकार गलत राय दे रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि भारत ने अब तक चाइना के किसी भी अमेरिकी विरोधी बयान का समर्थन नहीं किया है। हमने हमेशा बैलेंस, संतुलन रखा है और चाइना के साथ हमारे जिन रिश्तों में तनाव आया था, उन रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें हुई। हम हमेशा संतुलन बनाकर रखते हैं। भारत ने हमेशा ये कोशिश की है कि हम वर्ल्ड पार में एक बैलेंस बनाकर चलें और ये देखें कि देश हित में क्या है। रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों तरफ से कोशिश हुई है और भारत को ये पूरा हक है कि वो अपनी नीति के हिसाब से हर देश के साथ एक बैलेंस बनाए, रिश्तों में संतुलन बनाए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद ये मान लिया है कि भारत चाइना के साथ जाकर खड़ा हो गया है, और अगर नहीं भी माना है तो अपने आप को सही साबित करने के लिए, भारत के खिलाफ लगातार लिखने के लिए, भारत पर बार बार टैरिफ बढ़ाने के लिए वो इसे एक बहाना की तरह जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है यहां तो देखिए, अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत दुनिया की 4 सबसे बड़ी शक्तियां हैं जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिका, रशिया, भारत और चाइना। ऐसा क्यों है? इनमें अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं पर अगर आप रशिया को देखेंगे तो रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। अगर आप चाइना को देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। और अगर आप भारत को देखेंगे तो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी भारत है। एक उपभोक्ता बाजार है, एक कंज्यूमर मार्केट है। इनमें
चारों देशों में जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं उनमें क्या खासियत है हमने आपको बता दी। अब इन चारों देशों में एक बड़ा फर्क है, वो ये है कि चाइना और भारत एशिया महाद्वीप में आते हैं, दोनों ही देश जो अगल बगल है, जबकि रशिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है जो यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है। देखिए, यूरोप से लेकर एशिया तक उधर फैला हुआ है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश आप इसे कह सकते हैं। वहीं पर अगर आप देखिए तो भारत और चाइना की सीमा आपस में लगती हुई है, जबकि चाइना और रशिया भी एक दूसरे के बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। यहां पर सीमा हमारी चाइना के साथ मिलती है, वहां पर उनकी रशिया के साथ मिलती है। इन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही पश्चिमी देशों को कई बार यह लगा कि हम तो चाइना के साथ भी जा सकते हैं या हम रशिया के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमने जब जब चाइना के साथ भी रिश्तों में तनाव कम करने की कोशिश की, तब तब अमेरिका को परेशानी हुई और अमेरिका को यही लगा कि भारत तो चाइना के पक्ष में झुकने लगा है। कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी देशों के लिए ये आरोप लगाना बहुत आसान रहा है हमेशा से कि हम चाइना के साथ मिल गए हैं। इस बार राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसी बातें कह दी है, एक फोटो डाल के, क्योंकि वो दूसरे कॉन्टिनेंट में है उस तरफ अमेरिका, और ऐसे में ये तीनों देशों का एक के साथ एक लगकर एक जगह पर भौगोलिक रूप से होना सबसे ज्यादा शक पैदा करता है उनमें। जबकि सच क्या है? सच यह है कि भारत ने कभी चाइना के साथ खड़े होकर उसकी अमेरिकी विरोधी नीतियों का समर्थन किया ही नहीं। हमने चाइना के साथ सिर्फ अपने रिश्तों पर बात की है और अमेरिका के मुद्दे पर संतुलन बनाकर रखा है। भारत ने कभी भी गुटबाजी नहीं की है। रशिया के साथ हमारे रिश्ते आज से नहीं बल्कि दशकों पुराने हैं। चाइना के साथ केवल रिश्तों पर बात होती है। अमेरिका के मुद्दे पर संतुलन रखा है हमने। रशिया के साथ दशकों पुराने संबंध हमने रखे हैं। अब अमेरिका ने साल 1965, 1971 और 1999 के करगिल युद्ध में हमारी मदद नहीं की थी, और फिर जो परिस्थितियां बनी थी वो आपने देखी। क्योंकि चाहे वो वर्ष 1965 हो, वर्ष 1971 हो या वर्ष 1999 हो, अमेरिका ने मदद की क्या? आज भी हम रशिया से जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं उसके लिए साल 2022 में अमेरिका ने ही आग्रह किया था और ये कहा था कि भारत यूक्रेन युद्ध के दौरान जब रशिया और यूक्रेन के बीच ये युद्ध हो रहा है तो उसके बाद रशिया से कच्चा तेल खरीदेगा तो दुनिया में जो कीमतें हैं पेट्रोल की, वो कीमतें स्थिर रहेंगी। लेकिन आज यही अमेरिका कहता है कि हम ये तेल क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक बहाना चाहिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पोस्ट के गहरे मायने हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने डाला है। वो इसके जरिए एक बार फिर से अपनी नीति को सही ठहराने के लिए एक बेतुकी सी दलील दे रहे हैं और इसी के साथ साथ भारत की स्टीरियोटाइपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, यह है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो। दावा है कि अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर जो कुछ कहा और हम पर जो 50% टैरिफ लगाया इन्हीं साहब ने, उसके पीछे यही है पीटर नवारो। ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं, पीटर नवारो ही वो दिमाग था जिसने भारत के खिलाफ पूरे मामले को भड़काया है और 50% तक टैरिफ ले गए। ये आए दिन हमें लेकर नए नए आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि भारत में रशिया से कच्चा तेल खरीदने का फायदा ब्राह्मण्स को मिल रहा है। लेकिन आज हमारे विदेश मंत्रालय ने इन्हें जवाब दिया है और ये कहा है कि पीटर नवारो के सभी दावे गलत हैं, भ्रामक हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की। पीटर नवारो के कमेंट के बारे में हम लोगों ने कुछ गलत और गुमराह करने वाले कमेंट या स्टेटमेंट श्री नवारो की तरफ से देखा है और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे लिए अस्वीकारनीय है, इसको हम अस्वीकार करते हैं। रिगार्डिंग दी पोस्ट, आई हैव नो कमेंट्स टू ऑफर ऑन दिस पोस्ट एट दिस। तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम अपनी पूरी ताकत से यह साबित करने में लग गई है कि भारत यूक्रेन युद्ध का असली दोषी है और इसी कड़ी में यह सब कुछ हो रहा है। अमेरिका की जिस निचली अदालत ने टैरिफ पर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों को गलत बताया था, उस फैसले के खिलाफ ट्रंप प्रशासन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और वहां भी उसने भारत को आधार बनाकर अपनी टैरिफ नीति को सही साबित करने की पूरी कोशिश की है। ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बहुत जरूरी है और असली उसकी जो दलील है वो ये है कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदकर अमेरिका के हितों का नुकसान कर रहा है। इसी में यह भी दलील दी गई कि निचली अदालत का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले 5 महीनों की व्यापारिक बातचीत को मुश्किल में डाल सकता है।
और इससे यूरोपियन यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ हुए समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। जबकि इन टैरिफ्स का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ट्रंप के ये टैरिफ छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसीलिए टैरिफ की ये नई दरें रद्द हो जानी चाहिए। अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि अगर निचली अदालत की तरह वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ की नई दरों को गलत माना तो राष्ट्रपति ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में सर्वोच्च अदालत का फैसला ही मान्य होगा और अमेरिका की ओर से सभी देशों पर लगाए गए टैरिफ रद्द हो जाएंगे। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा और वो भारत को बार बार यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये कोशिश है कि पूरी तरह से भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जाए और भारत के खिलाफ ये कहा जाए कि भारत ही यूक्रेन रशिया युद्ध के लिए जिम्मेदार है। हालांकि यूरोप के देश राष्ट्रपति ट्रंप की इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखते, तो ये जरा देखना चाहिए जिस यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी डील को लेकर इतने आतुर रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको ये देखना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है। तो आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं और वहां पर बताते हैं कि यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष क्या लिख रही हैं एक्स पर। उनका ये पोस्ट मेरे पास भी इस वक्त मौजूद है क्योंकि उनका ये पोस्ट साफ बताता है उर्सुला वॉन डर लेयन उनका क्या कहना है। अंग्रेजी में उन्होंने पूरा पोस्ट डाला है जो फोन पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये तस्वीर थोड़ा जूम इन करके दिखा सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि इतनी दूर से दिखाई नहीं देगी। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको उर्सुला वॉन डर लेयन जो अध्यक्ष है यूरोपियन यूनियन की, वो फोन पर बातचीत करती हुई दिखाई दे रही है। उनके सामने जो लोग मौजूद हैं वो हाथ में फोन लेकर बैठे हैं। मुझे लगता है कि एक बार फुल स्क्रीन आप ये तस्वीर दिखा दी, बस इसी से आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें उर्सुला वॉन डर लेयन बातचीत कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सामने में वो शख्स मौजूद है जिसने हाथ में मोबाइल फोन लिखा हुआ है। अब ये कहती क्या है, आइए बड़े स्क्रीन पर। तो ये तस्वीर आपने देख ली, ये बातचीत जो हो रही है। अब इसके बाद उन्होंने पोस्ट क्या लिखा है सोचिए। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध मोदी का युद्ध है और दूसरी तरफ यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करने की तस्वीर डाल रही हैं और कह रही हैं कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराकर शांति लाने में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस लाइन को ध्यान से पढ़े हर वो शख्स जो बार बार अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा में फंस जाता है। पूरा विश्व ये मान रहा है। ये यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष है और ये कह रही है हमें प्रधानमंत्री मोदी से बात करके खुशी हुई। हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भारत के लगातार सहयोग का स्वागत करते हैं। रशिया को उसके आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की राह में भारत की अहम भूमिका है। वो साफ साफ शब्दों में कह रही है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, कि इस युद्ध को, आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और शांति की राह में भारत की अहम भूमिका है। हम वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो डील हम नहीं कर पाए हैं, ट्रेड डील अभी तक अमेरिका से, वो यूरोपियन यूनियन से हमारा हो जाएगा। और वो साफ साफ लिख रही हैं कि इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए पूरी तरह हम प्रतिबद्ध हैं। और ये पोस्ट उनका मेरे हाथ में भी है, हमने आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखा दिया, तस्वीर भी दिखा दी। लेकिन इससे आप समझ जाइए कि अब इस पूरे मामले में यूरोपियन यूनियन का क्या पक्ष है, क्योंकि जल्द ही हमारा इसी साल उनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा, ये भी वो कह रही हैं। साथ ही ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है इस युद्ध को अगर समझौते की तरफ ले जाया जा रहा है तो उसमें। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर है, क्योंकि अगर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम यूरोपियन यूनियन के साथ करते हैं तो जितने देश यूरोपियन यूनियन में हैं उन सब के साथ हमारा FTA हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के साथ हम कर चुके हैं, यानी इंग्लैंड के साथ। ऐसे में ये एक बड़ी सफलता होगी। इसी हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बताने की कोशिश की थी कि अमेरिका भारत के निर्यात के लिए सबसे बड़ा ग्राहक है और अब जब ज्यादा टैरिफ के कारण हमारा निर्यात अमेरिका को कम हो जाएगा तो हमें काफी नुकसान होगा। ये बात तकनीकी तौर पर सही भी है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ये भूल गए कि इस दुनिया में और भी देश हैं और भारत ने सही से कोशिश की तो हम इन बाकी देशों में अपने निर्यात को बढ़ा सकते हैं और अब वही हो रहा है। भारत अब तक कुल 21 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स और व्यापार समझौते कर चुका है। यह बात दूर तक जानी चाहिए। 21 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हम कर चुके हैं। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया,
इन तमाम देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के साथ अभी बस इंतजार है। इसके अलावा इसमें यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन भी शामिल है, जिसमें कुल 4 देश हैं, जिनमें एक देश है आइसलैंड, दूसरा है लाइकेनस्टीन, तीसरा है नॉर्वे, चौथा देश है स्विट्जरलैंड। इन देशों के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इस व्यापार समझौते से भारत के निर्यात की पहुंच उन देशों तक हो गई है जिनका मार्केट साइज लगभग 630 लाख करोड़ रुपए का है। और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। बहुत जल्द, जैसा हमने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन, ओमान, पेरू, इन तमाम देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो सकता है। और सोचिए, इनमें भी यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27 देश, जो अब तक भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स रहे हैं। और हमने पिछले साल यूरोपियन यूनियन को 7,30,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था। लेकिन सोचिए, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और हमारा सामान आसान शर्तों पर यूरोपियन यूनियन के देशों में पहुंचने लगा, तो हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ जाएगा। असल में जब यह कहा जाता है कि भारत के लिए अपना निर्यात बढ़ाना मुश्किल नहीं है, तो बहुत सारे इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन यह सच है कि 2014-15 से 23-24 के बीच मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट 78 गुना बढ़ा है, 78 टाइम्स, और यह पहुंच गया है 1,764 करोड़ रुपए से अब 1,38,000 करोड़ रुपए हो गया। 2013-14 से 23-24 के बीच दवाइयों का एक्सपोर्ट 85% बढ़ा है, 85%, और ये 1,33,000 करोड़ रुपए से अब 2,46,000 करोड़ रुपए हो गया। इसी समय अवधि में इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात 75% बढ़ा है और ये 5,49,000 करोड़ रुपए से 9,64,000 करोड़ रुपए हो गया है। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी 112% बढ़ा है और ये 2 लाख करोड़ रुपए से 4,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा इस ग्राफ को भी देखिए, 15-16 से भारत का निर्यात हर साल कैसे बढ़ता गया है। और अब तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि हम इस साल अमेरिका के 50% टैरिफ लगने के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट घटेगा नहीं, बल्कि ये और बढ़ता जाएगा। लगभग एक प्रकार से समय अनुकूल है, क्योंकि इससे एक डोमेस्टिक डिमांड में जब उछाल आएगा तो जो अगर कोई इंपैक्ट हमारे एक्सपोर्ट में हो, वैसे तो मैं मानता हूं इस साल का एक्सपोर्ट पिछले वर्ष से ज्यादा होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। इस वर्ष का एक्सपोर्ट निर्यात पिछले वर्ष से ज्यादा होगा, लेकिन साथ ही साथ जब ये डोमेस्टिक डिमांड भी आएगी तो एक प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा आगे के कई वर्षों के लिए। वाणिज्य मंत्री जी, आपने कहा कि पिछली बार से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, इसका आधार क्या है? क्योंकि ये खबर आई थी कि अगर अमेरिका नहीं, जो लगभग 18% हमारा एक्सपोर्ट है, तो हम अन्य जगहों पर निर्यात करके बाजार ऑलरेडी कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात चल रही है। नए देशों के साथ व्यापार की कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यानी अगर कोई अफ्रीका का देश है, वो आज टेक्सटाइल खरीदते हैं बाहर से, तो हम भारत से उनको टेक्सटाइल भेज देंगे। और उनका कोई वस्तु ऐसा हो जो हमें चाहिए, समझो तेल है उनके पास, या एडिबल ऑयल है, या दालें हैं जो हमें चाहिए, वो हम उनके पास से खरीद सकते हैं। तो आदान प्रदान, ऐसे हमने 50 देशों के साथ बातचीत शुरू की है। देखिए, निर्यात किसी भी देश के लिए उसकी एक सॉफ्ट पावर की तरह होता है, जिससे आर्थिक मजबूती भी मिलती है और उस देश की पहचान भी बनती है। और इस बात को आप स्पेन और यूरोप के इन वीडियो से समझ सकते हैं, जहां लोग मेड इन इंडिया सामानों को न सिर्फ खरीद रहे हैं, बल्कि उनके वीडियोस भी बना रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब मेड इन इंडिया, ये भी दिखा, ये सब मेड इन इंडिया है, आपको दिखाता हूँ।
जब दुनिया के बाजारों में मेड इन इंडिया सामान दिखता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हालांकि आज यहां हम आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं। इसे समझिएगा कि हमारी तरफ से आपके लिए एक गुजारिश है। असल में सिर्फ मेड इन इंडिया सामानों को दूसरे देशों में निर्यात करके भारत एक बहुत बढ़िया महाशक्ति नहीं बन सकता है। जब विश्व भर के बाजार, जो विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो भारत को एक बाजार की तरह देख रही हैं, क्योंकि हम एक उपभोक्ता बाजार है। सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज्यादा खपत, ये हम कर सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ मेड इन इंडिया अगर बाहर बिके तो उसी से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम नहीं बनेंगे, बल्कि हमें इसके लिए मेड इन इंडिया सामानों को अपने देश में भी समर्थन देना होगा। स्वदेशी सामानों को ज्यादा से ज्यादा खरीदना होगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि आपसे आज हम कुछ कहने वाले हैं। जीएसटी की दरों में हुई ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब भारत के लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका है, और यह मौका आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। यह मौका है जीएसटी सुधारों के जरिए स्वदेशी सामानों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का। यह मौका है मेड इन इंडिया सामानों को सफल बनाने का। त्योहारों का मौसम आ रहा है, यह मौका है विदेशी सामानों पर भारत की निर्भरता को कम से कम करने का। यह मौका है दुनिया को यह बताने का कि भारत के लोग एकजुट हैं। जीएसटी काउंसिल ने ऐलान किया है कि भारत में 22 सितंबर से जीएसटी की नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा, और यह तारीख आप सब नोट करके रख लीजिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह नई व्यवस्था ऐसे वक्त में लागू होगी जब भारत के लोग पूरे साल में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए, भारत में घरेलू खपत अपने चरम पर होती है जब त्योहारों का मौसम आता है, नवरात्र से लेकर दिवाली और छठ तक। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा कि ये भारत के लोगों के पास एक बहुत बड़ा मौका आया है। इसे मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़ों के साथ जरा समझाना चाहती हूँ कि आपसे क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको इस बार हम दिवाली और नवरात्र के मौके पर क्या खरीदने के लिए कह रहे हैं, क्या समझाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपके लिए इतना बड़ा मौका क्यों है। लगातार इस बात को सुन रहे होंगे कि जीएसटी की नई व्यवस्था लागू होने से भारत में घरेलू खपत बढ़ जाएगी, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जीएसटी की ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जब भारत में नवरात्र का पहला दिन है और दिवाली का फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है। तो 22 सितंबर से ये लागू होने वाला है। 22 सितंबर से नवरात्रों की शुरुआत होगी। माता के लिए लोग व्रत भी रखेंगे, पूजा भी करेंगे, नए कपड़े भी पहनेंगे। 2 अक्टूबर को दशहरा है, और दशहरे पर पूरे भारत में लोग नए कपड़े पहनते हैं, खूब खर्च होता है। सबसे ज्यादा खर्च इस दौरान होता है। देखिए, उसके बाद 18 अक्टूबर आ जाएगा जब धनतेरस है, तब भी शुभ लाभ के लिए लोग खरीदते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज खरीदते हैं, बर्तन से लेकर सोना तक खरीदते हैं। इधर 21 अक्टूबर जब दिवाली आएगी तो आप अपना घर सजाएंगे, खूब उस वक्त भी खरीदारी होती है, लोग गहने भी खरीदते हैं। 23 अक्टूबर जब भाई दूज, तो भाई भी अगर कुछ देता है और बहन अगर भाई को कुछ देती है तो उस वक्त भी खर्च होगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक साल 2023 में भारत के लोगों ने धनतेरस से लेकर दिवाली के त्योहार पर कितना खर्च किया? 3,75,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आप सोचिए, ये हम आपको साल 2023 की बात बता रहे हैं, ये लाख करोड़ में रकम है भाई, 3.25 लाख करोड़। वहीं अगर आप देखिए तो वर्ष 2024 में ये और भी बढ़ जाता है, और 4.25 लाख करोड़ लोगों ने दिवाली पर भारतीयों का ये खर्च है। डेटा है हमारे सोर्स का, जो CAIT, जिसका ये मानना है कि अगर आप देखें, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान का जो सालाना बजट है उसके आसपास है सिर्फ दिवाली का हमारा खर्च, सिर्फ दिवाली का हमारा खर्च 4.25 लाख करोड़ रुपए है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पूरे साल के बजट के आसपास है ये। सोचिए, जब जीएसटी के 4 स्लैब थे, छोटी गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स, एसी, वॉशिंग मशीन, खाने पीने की चीजों पर ज्यादा जीएसटी लगता था, तब भारत के लोगों ने सिर्फ धनतेरस और दिवाली के त्योहारों पर 4,25,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो अब जब जीएसटी की दरों में भारी कटौती है, 12 और 28% के स्लैब को हटा दिया गया है, तो ये वर्ष कितना खर्च बढ़ सकता है? योगदान आपका और हमारा होगा। क्योंकि सोचिए, अगर लोगों ने इस बार ये तय कर लिया कि वो खरीदारी के वक्त सिर्फ भारत, मेड इन इंडिया
स्वदेशी सामानों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे तो ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा मौका ही मौका होगा। अनुमान है कि इस बार भारत के लोग नवरात्र, दशहरा, धनतेरस, दिवाली पिछले साल से 15% ज्यादा खर्च कर सकते हैं। यह माना जा रहा है कि दिवाली के त्योहार पर, इन पूरे चारों त्योहारों पर पिछली बार से लगभग 15% ज्यादा खर्च इस बार लोग कर सकते हैं। और जीएसटी की दरों में बदलाव से लोगों के खर्च में 7 से 8% की वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि से होगा यह कि इस बार इन सारे त्योहारों पर कुल 5,20,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकता है। यह हम आपको लोअर एज बता रहे हैं, जो अभी तक की मिली जानकारी है उसके मुताबिक। मतलब लगभग 5.25 लाख करोड़ तक जोर लगाना है, स्वदेशी खरीदना है, भारत का ही सामान लेना है। अगर त्योहारों पर खर्च होने वाले इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा इस बार स्वदेशी सामानों पर खर्च हुआ तो भारत में मेड इन इंडिया को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। अपना योगदान दीजिए। हालांकि यहाँ आपको करना सिर्फ ये है कि आप जब बाजार में खरीदारी करने जाएं तो ये जरूर देखें कि वो सामान भारत में बना है या भारत के बाहर। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए 10 सामान खरीद रहे हैं या 15 सामान खरीद रहे हैं तो उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और फिर ये देखिए कि इनमें से कौन कौन सा सामान आप मेड इन इंडिया खरीद सकते हैं। हमारा मानना है कि अगर आपने अपनी खरीदारी में आधा सामान भी मेड इन इंडिया खरीद लिया तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी और वो गति आप देंगे। इसके अलावा आपको यह भी समझना होगा कि स्वदेशी सामानों के ज्यादा विज्ञापन नहीं होते। ये स्वदेशी सामान विदेशी कंपनियों के विज्ञापन की चमक में हमेशा कहीं खो जाते हैं। इंडिया फेस्टिव रिपोर्ट 2025 के मुताबिक इस बार भी त्योहारों के मौके पर 5,080 करोड़ रुपए अलग अलग सामानों के विज्ञापनों पर खर्च होंगे और इन विज्ञापनों में स्वदेशी सामानों की शायद ज्यादा हिस्सेदारी नहीं होगी। इसीलिए आपको खुद भी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इस पर ध्यान लगाइए। हमें लगता है कि इसमें हमारे दुकानदार भी लोगों की मदद कर सकते हैं। मेड इन इंडिया जो सामान है जिस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, स्वदेशी सामान लिखकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए बनाते हैं उसमें बताते ही नहीं है कि मेड इन इंडिया है या नहीं है। आप इस बात को याद रखिए कि अगर जीएसटी कम होने से खरीदारी बढ़ी और इस खरीदारी में स्वदेशी सामानों की हिस्सेदारी पहले की तरह कम हो रही है तो इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस मौके का फायदा उठाया तो इससे भारत को एक बड़ी ताकत मिलेगी। ये ताकत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साल 2031 तक भारत के लोग अपनी खपत पर एक साल में भारत के लोग 426 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और इस पैसे को अगर आपको अपने देश में ही रखना है और इसे विदेशी कंपनियों को देने से बचाना है तो आपको इस मौके का फायदा उठाना होगा। और इसीलिए हमने कहा कि इसकी शुरुआत हम इस बार की दिवाली से कर सकते हैं क्योंकि 22 तारीख से 22 सितंबर से ही नया जीएसटी लागू होने वाला है। और अब जीएसटी की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, आपके लिए कीमतें घटेंगी। मेड इन इंडिया खोज कर खरीदिए और जो लोग मेड इन इंडिया बना रहे हैं वो जरूर अपने कंज्यूमर को बताएं, उस पर टैग लगाएं, जानकारी दें। क्योंकि बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया है जब वो अपने देश के सामान का नाम कि मेड इन चाइना या मेड इन रशिया या मेड इन जो भी हो, जिस भी देश का हो, वो उस पर लिखते हैं और फिर उस देश के लोग बड़े गर्व से उसे खरीदते हैं कि ये देखिए हमारे देश में बना है। पिछले साल जब छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर 28% जीएसटी लागू था और एसयूवी और लग्जरी कार्स पर 28% जीएसटी के साथ 17 से 22% कॉम्पेंसेशन सेस लागू था, तब देश में 28 लाख वाहन बिके थे। लोगों ने दिवाली पर गाड़ी, बाइक, ट्रैक्टर खरीद कर रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त गाड़ियों की बिक्री में 32%, टू व्हीलर्स की बिक्री में 36%। ये देखिए, टू व्हीलर्स की बिक्री में 36%, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में 45 से 50% की जगह 40% जो है वो इजाफा हुआ था। तो कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा भारत का खरीदना है। और जीएसटी के इस टाइम में जब नई दरें लागू होंगी और छोटी कारों में आपको, जैसा हमने आपको बीते दिन भी बताया था कि आपको 60 से 70 हजार का फायदा हो सकता है, तो आपको उन गाड़ियों को खरीदने का फैसला लेना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जीएसटी कम हुआ तो त्योहारों पर खरीदारी ज्यादा होगी, खरीदारी ज्यादा होगी तो खपत बढ़ेगी। ये खपत भी अगर हम स्वदेशी सामानों की बढ़ाते हैं तो भारत के घरेलू बाजार को फायदा होगा। इससे देश की जीडीपी तेजी से घूमेगी, अर्थव्यवस्था में एक उछाल आएगी। इसका फायदा
हम सबको होगा। और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ने से वापस से इस अर्थव्यवस्था में आपका खर्च और बढ़ जाएगा। इसीलिए ये जो मौका आपके पास आया है ना, इसे आप हाथ से जाने मत दीजिए। इस मौके का पूरा फायदा उठाइए और फिर पूरी देश के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए आप आगे बढ़िए। वैसे इन आंकड़ों को देखने के बाद भी हमारे देश में कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा कि भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने कुछ आंकड़े निकाले। एक जमाने में हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह आत्मनिर्भर थी और हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, अर्थव्यवस्था। ये साल 1000 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 29% थी, जबकि चाइना की हिस्सेदारी 23%, पश्चिम यूरोप की हिस्सेदारी 9% थी। लेकिन इसके बाद भारत 850 सालों तक गुलाम रहा। 1952 में आजादी के वक्त भारत की यही हिस्सेदारी घटकर 3.8% रह गई और आज ये सिर्फ 4% है, जबकि बाकी देश हमसे आगे निकल गए हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत को खूब लूटा गया और बाद में हमें दूसरे देशों के सामानों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना पड़ा। लेकिन अब से हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो ये कि भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी, मेड इन इंडिया गर्व के साथ खरीदें और हमारा देश भी दुनिया को ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया सामान एक्सपोर्ट कर सके, यानी बेच सके। खैर आगे बढ़ते और आपको यह दिखाते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टेक कंपनियों के सीईओज को डिनर पर बुलाया था, जिनमें एक नाम इस डिनर से गायब रहा और वो कौन आप समझ गए होंगे, एलॉन मस्क। कहा जाता रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एलॉन मस्क को भी इस डिनर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। सोचिए समय कितनी जल्दी से बदलता है और बदलता है तेजी से समय का चक्र। इन्हीं एलॉन मस्क से चंदा लेकर ट्रंप ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता था और आज एलॉन मस्क और उनके बीच एक दीवार खड़ी हो चुकी है। वैसे हमें लगता है कि एलॉन मस्क से डिनर में इसलिए नहीं गए क्योंकि इस डिनर में खाने पर सभी टेक कंपनियों के सीईओ से राष्ट्रपति ट्रंप ये पूछ रहे थे कि वो अमेरिका में कितना निवेश करने वाले हैं। आपने चाय पर चर्चा तो सुनी होगी, लेकिन इस डिनर में खाने पर निवेश की चर्चा हुई और जिसका निवेश कम था उस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने खूब दबाव बनवाया। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि उन्हें शांति अच्छी लगती है और कहीं युद्ध होता है तो वो तुरंत उसे रुकवाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर 3 मिसाइलें दागी, लेकिन ये तीनों फेल रही और अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल और यमन के बीच युद्ध के हालात बन सकते हैं। हूती विद्रोहियों ने फिर से क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है ताकि इजराइल के बड़े क्षेत्र में तबाही हो सके। बुधवार को 2 मिसाइलों से क्लस्टर बॉम्ब्स दागे गए, लेकिन ये दोनों मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को पार नहीं कर पाई। आईडीएफ के मुताबिक इन दोनों मिसाइलों को सऊदी अरब में इंटरसेप्ट कर लिया गया था और इसीलिए जल्दी ही इन्हें नाकाम कर दिया गया। हूती विद्रोहियों ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इसके बाद कल यमन के अल हुदैदा एयरपोर्ट जो पोर्ट है, पोर्ट सिटी, उसकी तरफ से एक शिप पर एक मिसाइल अटैक किया गया। यह मिसाइल शिप से कुछ दूरी पर जाकर गिरी, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों को लेकर इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, इजराइल कात्स, उन्होंने बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि हूती विद्रोहियों ने हमले नहीं रोके तो उन पर बिब्लिकल प्लेग जैसा कहर टूटेगा। बिब्लिकल प्लेग बाइबल में बताए गए 10 तरह की सजाओं को कहा जाता है, जिसमें इंसानों पर 10 तरह की महामारी और प्राकृतिक आपदाएं एक के बाद एक कहर बनकर टूटती हैं। गाजा को लेकर हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए थे, जिसे आयरन डोम ने नाकाम कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने इन हमलों का बदला लेते हुए यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में इजराइल ने एक सैन्य ठिकाने, पावर स्टेशन को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक उस वक्त उस जगह पर हूती विद्रोहियों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग मौजूद थे। ये तस्वीरें देखिए। आईडीएफ का दावा है कि उस हमले में हूती विद्रोहियों के 12 सीनियर सैन्य अधिकारी और मंत्री मारे गए थे। इजराइल बाकायदा इसकी लिस्ट भी जारी कर चुका है, जो हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। कई दिन बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल हमले में हुए अपने नुकसान को स्वीकार किया था। हूती विद्रोहियों ने माना था कि उनके कई अधिकारी और मंत्री मारे गए हैं और इजराइल के हमले में उनके स्वघोषित प्रधानमंत्री अहमद गालेब अल रहावी भी मारे गए। इस हमले के बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें हूती विद्रोहियों के मारे गए अधिकारियों को जनाजा निकालते भी दिखाया गया।
इजराइल के इसी हमले के बाद हूती विद्रोही ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल और इजराइल को जाने वाले जहाजों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों के ये हमले इजराइल के ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के विरोध के तौर पर हो रहे हैं। इजरायली सेना हमास के खात्मे और गाजा पर संपूर्ण कब्जा करने के लिए यह सैन्य अभियान चला रही है। इन हमलों में खासतौर पर जमीन हमले करके धीरे धीरे गाजा पर नियंत्रण हासिल किया जा रहा है। इजरायली सेना का यह दावा है कि जमीनी हमले के बाद गाजा सिटी के 40% हिस्से को इजराइल ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके अलावा इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा सिटी के शेख रादवा और जैतून क्षेत्र को भी खाली करने के निर्देश दिए, क्योंकि आईडीएफ धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण बनाता जा रहा है। इजरायली सेना ऐसी इमारतों की लगातार निगरानी कर रही है जिसमें हमास के आतंकियों के छिपे होने की संभावना, और खबर कंफर्म हो रही है कि इन इमारतों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। गाजा पर इजराइल के हमलों को लेकर कई देश इजराइल के खिलाफ है। इसी मुद्दे पर हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात की थी। इस बयान के बाद इजराइल गुस्से में आ गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया और लिखा कि यह वीडियो उनके लिए है जो इजराइल के पड़ोस में आतंकी देश को मान्यता देने की बात कह रहे हैं। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह के अंदर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान किया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने हजरत बल दरगाह की मरम्मत का काम शुरू किया और इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन पर यहां एक आधारशिला का पत्थर लगाया गया था। इस पर अशोक स्तंभ बना हुआ था। भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर वहां पहुंचे मुस्लिम श्रद्धालुओं ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। हजरत बल दरगाह के हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई है। इसमें बड़ी संख्या में वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग आधारशिला पर उकेरे गए अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। इन लोगों का कहना है कि ये आधारशिला एक धार्मिक स्थान पर मौजूद है और इस पर अशोक स्तंभ होने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इस मामले में वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शा जो अंद्राबी हैं, उन्होंने दरगाह में मौजूद मौलवियों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि अशोक स्तंभ भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ये किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि ये तो हर भारतीय के भारत का प्रतिनिधित्व करता है। बावजूद इसके कोई भी व्यक्ति इन मुस्लिम श्रद्धालुओं को नहीं रोक पा रहा था। जो लोग अशोक स्तंभ को किसी विशेष धर्म से जोड़ रहे हैं, उनको इस बारे में पता होना चाहिए। अशोक स्तंभ में 4 शेरों की आकृति है जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं। ये चारों शेर शक्ति, साहस, गर्व, आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। अशोक स्तंभ के निचले हिस्से में अशोक चक्र है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में भी है। ये चक्र नीतिपूर्ण जीवन जीने का संदेश है। अशोक स्तंभ के नीचे हमारी न्याय व्यवस्था का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। भारत में अशोक स्तंभ के प्रतीक का इस्तेमाल केवल उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी ही करते हैं। स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 के तहत इसका गलत इस्तेमाल करने वालों को 2 साल तक की सजा हो सकती है। अशोक स्तंभ भारत की पहचान और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इसमें मौजूद हर चित्र भारत की संस्कृति और दर्शन का सार है। यह हमारे ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक भारत के मूल्यों का संगम है। इसीलिए एक भारतीय के तौर पर कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना देश के अपमान के बराबर है। दिवाली के आने में अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन ब्रिटेन के लेसेस्टर में इसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। लेसेस्टर के एक शहर में जहां पर बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रहती है। हर साल यहां पर दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार यहां के हिंदू दिवाली मना पाएंगे या नहीं, इसको लेकर एक संदेह बन गया है। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस बार लेसेस्टर में सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर दिवाली मेले जो वहां लगते थे, आतिशबाजी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उनके आयोजन पर रोक लगा दी है। इस बार जब यहां पर हिंदू समुदाय दिवाली सेलिब्रेशंस के लिए सांस्कृतिक आयोजनों की अनुमति लेने गए तो उनको कहा गया कि इस आयोजन की वजह से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। हर साल लेसेस्टर के बेलग्रेव रोड को दिवाली के दिन बंद रखा जाता था और इसी पर सांस्कृतिक आयोजन, मेले, फूड स्टॉल्स लगाए जाते थे। इस बार लेसेस्टर सिटी काउंसिल ने रोड को बंद रखने की बात मान ली है, लेकिन उन्होंने आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से मना कर दिया है।
अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक दिवाली पर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने के इस फैसले पर यहां लेस्टर ईस्ट की सांसद शिवानी राजा ने अपना विरोध जताया है। उन्होंने इस फैसले को हिंदू त्योहारों पर खतरा बताया है। उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ दिवाली का त्योहार खतरे में है, इस पर संकट मंडरा रहा है। लेस्टर में होने वाला दिवाली सेलिब्रेशन भारत के बाहर विदेश में होने वाला सबसे बड़ा दिवाली सेलिब्रेशन है। पिछले साल यहाँ के दिवाली सेलिब्रेशंस में 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, तब भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस साल लोगों की अच्छी सुरक्षा व्यवस्था कराने के बजाय लेस्टर सिटी काउंसिल ने दिवाली कार्यक्रम पर एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे हिंदू समुदाय में यहाँ पर नाराजगी है। दिवाली के आयोजन को लेकर जो रोक लगाई जा रही है उसको लेस्टर की बदली हुई डेमोग्राफी से जोड़कर भी कई लोग देख रहे हैं। 2011 की जनगणना के वक्त लेस्टर में 32.4% ईसाई, 18.6% मुस्लिम समुदाय के लोग और 15.2% हिंदू रहते थे। लेकिन इसके बाद 2021 की जनगणना में पता चला कि ईसाई आबादी घटकर 24.7% रह गई है, मुस्लिम आबादी बढ़कर 23.5% और हिंदू आबादी 17.9% हो गई है। लोगों का मानना है कि सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जाना केवल एक बहाना है। हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रम को रोकने की वजह शहर की बदलती हुई डेमोग्राफी है, जिसमें साजिशन हिंदू त्योहारों के प्रति नफरत पैदा की जा रही है। और आखिर में शिक्षक दिवस पर हम आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की कहानियां दिखाना चाहते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के गेस्ट टीचर्स हैं जिन्हें चुनाव में कई आश्वासन मिले लेकिन नहीं मिला तो उनका वेतन, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 1000 अस्थायी टीचर्स हैं और ये भी अपने वेतन के लिए धक्के खा रहे हैं। आज टीचर्स डे पर कई कार्यक्रम हुए होंगे देश में, लेकिन जरा इन शिक्षकों को भी याद किया जाए जिनका टीचर्स डे ब्लैक डे जैसा है। 2023 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाकर महापंचायत की और उसमें ये कहा था कि लंबे समय से काम करने वाले किसी भी अतिथि विद्वान को व्यवस्था से बाहर नहीं किया जाएगा और इनको फिक्स सैलरी के रूप में 50,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। लेकिन आज हमारी स्थिति वही है। आज भी हमको प्रतिदिन 2,000 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। छुट्टी का, 15 अगस्त का, 26 जनवरी का सबका पैसा कट जाता है। हम उन अतिथि विद्वान में से आते हैं जो आज शिक्षक दिवस पे बेरोजगार है। बेरोजगार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 2,000 रुपये पर डे हम लोग को मिलता है और आज शिक्षक दिवस पे चूँकि त्यौहार है तो हमें 2,000 रुपये नहीं प्राप्त होगा। पिछले 2 सालों से तो ऐसी स्थिति है कि बस कनक बिहारी सरकार प्रभु चला रहे हैं। ऐसी कभी हम लोग सोचे नहीं थे, कभी हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा, लेकिन अब हम लोग कैसे बिताएंगे समझ में ही नहीं आ रहा है। 9 नवंबर 2023 को सरकार अचानक एक शासनादेश लाती है और कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के आलोक में सेवा समाप्त कर देते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बार पहले बताया था, आज फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का 83/2016 के आदेश में एक शब्द कहीं नहीं लिखा गया है कि इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 142 में जो ग्रीवांस दी थी, अपने अंतरिम आदेश में जो सरकार से इनके पक्ष में लेने के लिए फैसला किया था, इनका सलूशन लाने के लिए किया था, अधिकारियों ने उस पर लीपापोती की। इस दुनिया में सिर्फ 10% लोग हैं जो धूप से जलते हैं, बाकी सब एक दूसरे से। नमस्कार।